2011 से मैंने एग्जैक्टली नोटिस किया था कि बाल मेरे झड़ने स्टार्ट हुए हैं। फ्रंट साइड से मेरे जा रहे थे। मेरा मानना है कि हेयर जो होता है वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। बहुत जगह पे क्या होता है कि मैं जा रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि नहीं हाउ आई एम लुकिंग। और अभी आप मेरे बालों का कंडीशन आप देख सकते हैं अभी, जिसके लिए मुझे ट्रांसप्लांट का नीड है। ओटी द फर्स्ट टाइम ओटी गया था तो जा रहा था तो थोड़ा घबराहट सा लग रहा था कि क्या होगा, पेन होगा कि नहीं होगा, कितना पेन होगा। लेकिन हाँ, कितना पेन होगा, पेन होगा कि नहीं होगा, क्या क्या महसूस करना होगा, ये सब उसके लिए कुछ नया एहसास की तरह होता है। ऑब्वियसली सभी घर वाले भी देखना चाह रहे हैं, मैं भी सबको दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई हाउ विल आई लुक आफ्टर दिस टाइप ऑफ डेंसिटी। हाय, मेरा नाम स्वरूप बैनर्जी है। मेरे बाल झड़ने स्टार्ट हुए थे अराउंड 2013 से। मैं 2011 से मैंने एग्जैक्टली नोटिस किया था कि बाल मेरे झड़ने स्टार्ट हुए हैं। तो फ्रंट साइड से मेरे जा रहे थे तो उस वक्त बीच में डेंसिटी ज्यादा था तो उतना मतलब क्लियरली नहीं होता था कि हाँ झड़ रहे, लेकिन ठीक समझ में आ जा रहा था कि हाँ झड़ रहे बाल। एक्चुअली मेरे बाल पहले बहुत ज्यादा मोटे थे, फिर वहां से फिर रांची में अपना ग्रेजुएशन वहां पे कर रहा था। वहां पे तो मैं सोचा था कि बाल सिल्की क्यों नहीं हो रहे हैं, तो उसकी वजह से मैं कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा शैम्पू यूज करने लगा था। आई डोंट थिंक शैम्पू भी ज्यादा मैटर नहीं करता, बट हाँ मेरे फादर का जेनेटिक्स वही था तो ऑब्वियसली मेरा भी यही वाला होगा। तो वहाँ का पानी, उस से वेदर, तो वो उसके वजह से मेरे धीरे धीरे बाल एकदम पतले पतले होने स्टार्ट हुए और फिर झड़ना स्टार्ट हुआ। 2013 11 12 से झड़ना हल्का हल्का स्टार्ट हुआ। मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था, बाल झड़ रहे थे लेकिन उतना ध्यान नहीं दे रहा था फिर मैं। बट हाँ 2016 के बाद से मैंने ध्यान देना स्टार्ट किया तो मैं ऑयल लगाना स्टार्ट किया था। मैंने जैसे जब मैंने ऑयल लगाए थे बीच में तो ऑब्वियसली जो हेयर फॉल हो रहे थे वो बहुत हद तक रुके थे, लेकिन जो चल गए थे वो कोई नए नहीं आ रहे थे। जो हेयर फॉल था वो रुक गया था मेरा एक्चुअली। और उसके बाद फिर मैं जब 2017 2018 18 के अराउंड में जब आया था, मैं कोलकाता आया था। फिर कोलकाता आने के बाद फिर मैंने डॉक्टर से स्किन स्पेशलिस्ट से मैंने दिखाया तो फिर उन्होंने मुझे फिनेस्टिसाइड सजेस्ट किया एंड मिनॉक्सिडिल 5% सजेस्ट किया था, तो वो मैं यूज किया था। उससे भी मैं देख पा रहा था कि जो मेरा टेम्पल, जब तक मैं मिनॉक्सिडिल लगा रहा था तब तक मैं देख रहा था टेम्पल्स जो आ रहे थे वहां पे बाल आ रहे थे और साइड साइड में पतले पतले छोटे छोटे बाल आ रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने फिर आफ्टर 5 और 7 मंथ्स अराउंड मैंने फिर से ड्रॉप कर दिया। फिर कुछ नहीं यूज की मैं देखा कि उतना ज्यादा बेहतर रिजल्ट नहीं हो पा रहा था, तो वही मेडिकेशन और मिनॉक्सिडिल लगा रहा था तो थोड़ा बहुत चल रहा था। लेकिन जो रूट चले गए जो चले गए उसको कितना भी आप मेडिकेशन दो वो नहीं आते सिंपल है, अगर रूट चले गए हैं तो वही फिर धीरे धीरे फिर चला गया। तो फिर लास्ट में मुझे लगा कि नहीं अब मुझे ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए, तो मैं ट्रांसप्लांट करना क्या है। मेरा मानना है कि हेयर जो होता है वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, और स्पेशली लड़कों का तो है ही ऑब्वियसली। बहुत जगह पे क्या होता है कि मैं जा रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि नहीं हाउ आई एम लुकिंग, ये बहुत मैटर करता है। सबके लिए मैटर करता है, चाहे गर्ल्स हो बॉयज हो, सबके लिए मैटर करता है। तो मेरे लिए भी ये सिंपल मैटर करता है हाउ आई एम लुकिंग राइट नाउ। मिरर देखना तो बहुत पहले छोड़ दिया है, नॉर्मल बहुत कम देखता हूँ मिरर, फोटो भी बहुत कम खिंचवाता हूँ। ऑब्वियसली ये सब चीज कॉन्फिडेंस लूज करता है, कहीं किसी तरह सही से बात करने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो भी हाँ कैप पहने रहता हूँ तो फुल कॉन्फिडेंट में रहता हूँ, कैप नहीं रहता तो फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज होता है। इसलिए फिर सोचता हूँ कितनी देर तक कैप पहने रहूं, तो बस इसलिए कॉन्फिडेंस बहुत मेन कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये करना। जैसे कभी भी किसी और का मतलब देखते हैं कि वो एकदम पूरे घने बाल है उसके, अच्छे खासे हेड में घने पूरे वॉल्यूम डेंसिटी अच्छी खासी है, तो उनका लुक और अपना लुक देखता हूँ कि हाँ भाई बिलो 30 में ही मतलब थोड़ा ज्यादा एज टाइप का दिखता है वो, उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि हाँ अगर ज्यादा होते तो बहुत अच्छे होते। फिर ये सोचता हूँ कि अगर और ज्यादा लेट करूंगा तो फिर जो होता है फिर नॉर्मली जैसे डोनर एरिया भी और कमजोर हो जाता है नॉर्मली, तो फिर जितना ज्यादा लेट करूंगा वो उतना ज्यादा मेरे लिए लॉस होगा। तो बस यही कि दूसरों को देख के लग रहा था कि हाँ अगर मैं करवा लेता हूँ तो मेरे भी अच्छे लगेंगे और देन आई विल लुक यंगर। मैंने क्या देखा है, मैंने क्या फील किया अभी तक कि बाल झड़ने का ऑब्वियसली नो डाउट 75% तक तो जेनेटिक्स होता है। तो मेरे फादर का भी बाल का इश्यू था, फ्रंट एरिया में उनका भी बाल का इश्यू था, तो ऑब्वियसली वो जीन्स मेरे अंदर भी है तो मेरा भी वो इश्यू होगा। एंड प्लस मैंने नोटिस किया हुआ है कि डाइट बहुत ज्यादा मैटर करता है बालों के लिए, डाइट बहुत ज्यादा मैटर करता है। कि मैंने खुद अपने कुछ फ्रेंड्स को देखा हुआ है, एक फ्रेंड्स का देखा हुआ है कि उसका भी बहुत हद तक झड़ गया था, तो क्राउन पार्ट मिडिल पार्ट में भी अच्छा खासा झड़ गया था। लेकिन उसने जो एक साल जब उसने प्रॉपर डाइट किया तो ऑब्वियसली जो रूट चले गए वहां से तो ऑब्वियसली नहीं आएंगे। तो मैंने ये डॉक्टर से भी बात किया हुआ था, जो चले गए वो तो नहीं आएंगे, लेकिन जहां जहां पे उसके पतले बाल थे वहां पे और भी ज्यादा उसका ग्रोथ दिखा मुझे। तो मेरा डाइट भी उतना प्रॉपर नहीं था, ऑब्वियसली इतने सालों से मेरा डाइट प्रॉपर नहीं था। अगर मैं डाइट अगर अच्छे से रखता तो मैंने सोचा कि अब मैं डाइट अपना प्रॉपर सही से रखूंगा तो जिससे मेरा और ज्यादा ग्रोथ होने में हेल्प करेगा। डाइट बहुत ज्यादा मैटर करता है, जेनेटिक्स भी मैटर करता है। जेनेटिक्स की जिन
रहे हैं, प्लस डाइट, प्लस इन्वायरमेंट, आई मीन टू से वाटर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो आई थिंक मैं जब जहाँ पे पहले रांची में था, रांची में भी आई थिंक मैं जहाँ हॉस्टल में था वहाँ का भी वाटर जो था बहुत गंदा था, वहाँ का वाटर बाद में पता चला था। जैसे अभी कोलकाता में आयरन का मात्रा बहुत ज्यादा है, वाटर में आयरन का मात्रा बहुत ज्यादा रहता है, तो नॉर्मली अब हर कोई तो आरओ का पानी से वॉश नहीं कर पाएगा। तो यही होता है, वाटर भी मैटर करता है, वाटर तो ऑब्वियसली मैटर करता है, वाटर, डाइट ये एक अलग हो गया, और जेनेटिक्स भी ये भी होता है। ये तीनों अगर सही रहे तो फिर बाल, आई थिंक बाल अच्छे रहेंगे। और अभी आप मेरे बालों का कंडीशन आप देख सकते हैं अभी, जिसके लिए मुझे ट्रांसप्लांट का नीड है। तो एक्चुअली मेरा जो भाई है वो एक डाइटिशियन है और वो एक इन्फ्लुएंसर भी है। तो वो एक्चुअली सबसे पहले क्यूएसटी के बारे में उसने जाना, और उसके बाद वो यहाँ पे आया था, उसने अपने फ्रंट साइड का ट्रांसप्लांट करवाया था। उसके बाद उसका अच्छा रिजल्ट निकला हुआ है। अब ऑब्वियसली मैं उसका भाई हूँ, तो उसने मुझे भी सजेस्ट किया कि यहाँ पे आओ, तो मैं उसके साथ अभी फिलहाल यहाँ पे आया हूँ क्यूएसटी में। तो मैं यहाँ पे ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, मुझे यही उसी ने बताया था क्यूएसटी के बारे में। मैंने मतलब यहाँ आने से पहले मैंने सोचा कि एक बार कुछ देख लेता हूँ, कुछ वीडियोस क्यूएसटी के, कि कैसे काम होता है वहाँ पे, कैसे क्या क्या फैसिलिटी, क्या क्या करते हैं डॉक्टर लोग। तो वही सब मैंने देखा था। तो मैं नॉर्मली हम लोग जो ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो हम लोग दो चीज मेनली ध्यान रखते हैं कि भाई जो ट्रांसप्लांट हो रहा है उसका डायरेक्शन किस तरफ पड़ रहा है, या फिर वो क्रिस क्रॉस टाइप का हो रहा है कि नहीं, सेम लाइन पे तो नहीं हो रहा है, क्योंकि सेम लाइन पे होता है तो फिर वो एकदम दिखता है कि विग पहना हुआ, या फिर दिखता है कि ट्रांसप्लांट किया हुआ, ऐसा इस टाइप का कुछ। लेकिन वही मैंने देखा, वही मुझे अच्छा लगा क्यूएसटी के यहाँ के डॉक्टरों में, कि उनका काम देखे लगा कि कुछ सालों के बाद आपको लगेगा नहीं कि हाँ भाई उसका ट्रांसप्लांट हुआ है या फिर कुछ ऐसा, कुछ नेचुरल लगता है, वो एकदम अच्छे से वो काम दिखता है। और जो बालों के जो डायरेक्शन भी होते हैं वो भी अच्छे दिखते हैं वो। तो जैसा कि मुझे ट्रांसप्लांट का नीड था, तो फिर मेरे भाई ने भी मुझे सजेस्ट किया था कि क्यूएसटी में करना है। फिर मैंने क्यूएसटी में कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि कितने मुझे ग्राफ सब लगेंगे। तो फिर आज मैं आया हूँ, मेरा आज अपॉइंटमेंट था, और मैं हरिद्वार क्यूएसटी क्लिनिक में आया था, और यहाँ पे मेरा सब सैंपल सब लिया गया, बीपी सब कुछ रिपोर्ट चेक किया गया, बीपी लिया गया। बाकी सब कुछ चेक करने के बाद अभी फिलहाल बाकी और प्रोसीड्यूर फॉलो किया जाएगा। तो अभी फिलहाल अभी तक तो मेरा बीपी सब लिया गया, सब कुछ मैंने डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया, डॉक्टर के साथ पूरी बातें की, जो भी मेरे डाउट्स थे वो सब डाउट्स क्लियर किए। डॉक्टर से भी बहुत अच्छे से बात हुई, उन्होंने पूरा मेरे डाउट सब कुछ क्लियर किया। इसके बाद मेरा फोटोग्राफ सब कुछ हुआ, उसके बाद अभी मेरा हेयर शेव होगा, फिर वॉश करके फिर लाइनिंग किया जाएगा, और लाइनिंग करके फिर ओटी में जाके जो प्रोसीजर जो फॉलो होगा वो सब किया जाएगा। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी माय न्यू लुक, रियली एक्साइटेड। फिलहाल तो ये इट्स माय फर्स्ट सर्जरी, तो थोड़ा सा डाउट, मतलब थोड़ा सा इसमें घबराहट तो अंदर, डाउट नहीं है बट घबराहट अंदर में ऑब्वियसली रहेगा एज ए ह्यूमन बीइंग, कि क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा, कुछ पेन होगा कि नहीं, कितनी स्वेलिंग होगी। तो ये सब ओटी में जाऊंगा, ओटी में क्या क्या होगा, डॉक्टर कैसे करेंगे, कितना परफेक्शन के साथ मेरा काम करेंगे, क्योंकि इससे पहले तो मैंने देखा रिजल्ट अच्छा हुआ है बाकी लोग का। तो मेरा काम अभी कितना परफेक्शन के साथ होगा, कितना रिजल्ट आएगा मेरा, कितना डेंसिटी के साथ रिजल्ट आएगा। तो रियली एक्साइटेड टू सी ऑल दोस थिंग्स, बट या थोड़ा तो फियर है कि कैसे होगा कैसे नहीं। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा वो आई विल शेयर विद माय ऑल एक्सपीरियंस विद यू ऑल गाइस। हाय, मेरा नाम स्वरूप बैनर्जी है। आप देख सकते हैं मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है, मेरा ट्रांसप्लांट पूरा कंप्लीट हो चुका है। और फिलहाल आफ्टर ट्रांसप्लांट जब मैंने खुद भी देखा, अपने भाई लोगों को भी दिखाया, तो उन लोगों को डेंसिटी बहुत अच्छा दिया गया था मुझे। तो मुझे बोला गया था इससे मेरा यहाँ से लिया जाएगा, बट उन्होंने पीछे साइड से डोनर एरिया पर लेके और अच्छा खासा उन्होंने डेंसिटी दिया है। तो अभी डेंसिटी देख के अच्छा लग रहा है। आई एम होपिंग फॉर द गुड रिजल्ट। ओटी द फर्स्ट टाइम ओटी गया था तो जा रहा था तो थोड़ा घबराहट सा लग रहा था कि क्या होगा, पेन होगा कि नहीं होगा, कितना पेन होगा, सर्जरी सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं, कुछ डिफरेंट कुछ इशू तो नहीं आएंगे। जब गया तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, नो डाउट। स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा
अच्छा था, सबने अच्छे से कोऑपरेट किया था। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत पेन होता है जब आपको जब एनेस्थीसिया जब दिया जाता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वो पेन वो आपको सहना होता है, हल्का फुल्का। अदरवाइज एक बार एनेस्थीसिया जब काम करता है तो उसके बाद फिर आपको कोई पेन नहीं होता है। उसके बाद फिर इजीली काम हो रहा था, बहुत अच्छे से काम हो रहा था। और डॉक्टर भी चीज में बार बार के चेक कर रहे थे कि क्या सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टेक्नीशियन लोग काम कर रहे थे अपना, तो यही सब हो रहा था बीच में। जैसे फाइनल में भी आके उन्होंने फोटो खींचा। फोटो खींचने के बाद एक बार फिर से एक बार जब डॉक्टर कंफर्मेशन करने आया तो उन्होंने एक बार देखा कि नहीं, एक जगह पर डेंसिटी कुछ कम है, तो फिर से उन्होंने बोला कि नहीं, इस डेंसिटी को भी भरना है। तो फिर से उन्होंने डोनर एरिया से फिर से निकाला और फिर से मेरा कंप्लीट किया था वो। तो अच्छा लगा, उनका काम भी अच्छा लगा मुझे। दो चीज डिपेंड करती है ऑब्वियसली। पहला माइंडसेट भी डिपेंड करता है कि आप किस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं। अगर आपने मेंटलिटी, अगर आप सब कुछ आपको पता होता है, ऑब्वियसली जब कोई कहीं भी ट्रांसप्लांट कराने जाता है तो वो एक बार ऑलरेडी पहले देख लेता है कि भाई क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो ऑलरेडी एक माइंडसेट रेडी करके आता है कि भाई हाँ भाई ये हो सकता है, लेकिन हाँ कितना पेन होगा, पेन होगा कि नहीं होगा, क्या क्या महसूस करना होगा, ये सब उसके लिए वो सब कुछ नया एक नया एहसास की तरह होता है। सेकंड थिंग डिपेंड करता है कि किस जगह पे जा रहे हो। जहाँ पे जा रहे हो वहाँ का जो कल्चर है वो कैसा है, वहाँ का जो डॉक्टर है वो कितने ट्रेन डॉक्टर है, सही मायने में डर्मेटोलॉजिस्ट है कि नहीं, सही मायने में टेक्नीशियन है कि नहीं, वो लोग ट्रेंड है कि नहीं। तो ये सही बहुत मैटर करता है। अदरवाइज आपको ज्यादा, अगर वो सही में ट्रेंड नहीं रहेंगे और फिर अगर कुछ गलत हुआ तो फिर ऑब्वियसली इम्पैक्ट जो भुगतान होगा वो आप ही भुगतना होगा। तो मैं सही जगह पे आया हूँ तो ऑब्वियसली मुझे सही लगा, सब कुछ सही लगा यहाँ पे। अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए ये एक्चुअल राइट टाइम, मेरे लिए अभी आई थिंक 5-6 साल पहले मुझे करवा लेना चाहिए था। बट हाँ, होता है, हम लड़कों के लिए होता है, जैसे कुछ बहुत सारे काम में होते हैं कि ये काम, इस काम का प्रेशर रहता है, बाकी सब काम। लेकिन फाइनली मैंने सोचा कि नहीं, अब अपने लिए भी कुछ सोचना चाहिए, मुझे अपने लुक के लिए भी सोचना चाहिए थोड़ा। तो अब मैंने सोचा कि नहीं, अब जब मैं थोड़ा अच्छे से जब लुक के बारे में सोच ही रहा हूँ तब पूरी तरह सोचूं। और सबसे पहले अपना स्टार्ट किया मैंने ट्रांसप्लांट के स्टार्ट किया। तो एक्चुअली मेरी जो सर्जरी हुई वो एक्चुअली QHT टेक्निक से हुआ था, जो कि एडवांस FUE टेक्निक है। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे पुराने जो टेक्निक होते हैं उस बाकी टेक्निक्स में मैंने सुना है कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे 4000 अगर ग्राफ लगे हैं तो वो लोग क्या करते हैं, पहले ही 4000 ग्राफ निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर उनको साइड में लगा के और फिर उसका एक एक करके फिर जहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे वो ग्राफ को लगाते हैं। तो इससे इम्पैक्ट ये भी होता है कि जो ग्राफ ऑलरेडी वो जो निकालते हैं और वो साइड में रखते हैं, तो ज्यादा देर बाहर रखने से उन लोग की उनकी जो लाइफ स्पेन जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, उस पर इम्पैक्ट भी पड़ता है थोड़ा। बट QHT इसलिए सही होता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, अगर मान लीजिए अगर आपको 4000 फॉर एग्जांपल जैसे फ्रंट पार्ट, मिड पार्ट एंड क्राउन पार्ट, अगर फ्रंट पार्ट में अगर आपका 2000 ग्राफ अगर नीडेड है तो सबसे पहले वो 2000 ही निकालेंगे और 2000 निकाल के और फिर वो लगाना शुरू कर देंगे फटाक से। उसके बाद फिर जब हमारा फिर मिड पार्ट होगा, मिड पार्ट में फिर करेंगे, फिर मिड पार्ट के लिए फिर अगर मुझे अगर 1000 जरूरत है तो फिर 1000 निकालेंगे, फिर 1000 या फिर 500 निकालेंगे, फिर वो करके पर लगाएंगे, फिर 500 करके निकालेंगे। तो इससे क्या होता है, फिर बहुत इजीली ज्यादा देर तक हम बाहर नहीं रखते, ग्राफ होता है उसका लाइफ स्पेन भी बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए QHT जो टेक्निक है बहुत ही अच्छा टेक्निक है। एक्चुअली प्लानिंग तो 3-4 साल से कर रहा था कि ट्रांसप्लांट कराऊंगा, बट समहाउ पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। बट समहाउ फॉर्चुनेटली ये हो गया। अब ऑब्वियसली सभी घर वाले भी देखना चाह रहे हैं, मैं भी सबको दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई हाउ विल आई लुक आफ्टर दिस टाइप ऑफ डेंसिटी। तो इतनी डेंसिटी इतना आई थिंक इनफ है मेरे लिए। तो अब मुझे बस वही घर जाना है, मैं जितना जल्दी से घर जाऊंगा और फिर सबको घर वालों को दिखाऊंगा कि भाई क्या हो रहा है। अब ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर द मोर रिजल्ट आफ्टर फ्यू मंथ्स व्हिच आई विल गेट इन आफ्टर फ्यू मंथ्स। सो लेट्स सी। सो आफ्टर माय सर्जरी डॉक्टर ने पूरे बहुत अच्छे से सब कुछ प्रिकॉशन दिया कि क्या क्या करना है। लाइक जैसे मुझे बताया कि अभी फिलहाल मुझे 10 दिन तक जो दवाइयाँ खानी है वो सारी दवाइयाँ उन्होंने मुझे बताया कि खाने से पहले, खाने के बाद कौन कौन सी दवाइयाँ खानी है। एंड कंटिन्यू मुझे स्प्रे करते रहना है। वो स्प्रे हर आधे घंटे 45 मिनट पे करते रहना पड़ेगा मुझे, ताकि वहाँ पे जो ब्लड से वो जम ना जाए वहाँ पे, तो वो भी करते रहना पड़ेगा। और आफ्टर 10 डेज के बाद मुझे बोला गया कि जैसे 20 डेज तक कोई दवाई नहीं रहेगी। उसके बाद फिर 1 महीने के बाद, आफ्टर 20 डेज के बाद फिर मेरी जो है मतलब 1 महीने की, हर महीने के 1 महीने की मेडिसिन स्टार्ट हो जाएगी। फिर वो उन्होंने जो वो भी मेडिसिन मुझे सजेस्ट किया हुआ है कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है मुझे, वो सारी मेडिसिन मुझे आफ्टर 1 मंथ के बाद लेनी पड़ेगी मुझे। और PRP भी बोला गया है। फिलहाल अभी आप लोग मेरा डेंसिटी देख सकते हैं, जो भी डेंसिटी है 4500 to 5000 के बीच में मेरी डेंसिटी ग्राफ लगाए गए हैं अभी तक टोटल। तो फिलहाल अभी तक टिल आई एम हैप्पी विथ माई डेंसिटी। अब फिर मैं जब भी आऊँगा, नेक्स्ट टाइम में जब भी आऊँगा QHT यहाँ पे, तो मैं अपना वॉल्यूम मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा कितना वॉल्यूम, कितना डेंसिटी मुझे मिला है, कितना ग्रोथ हुआ है मेरा हेयर का। वो आई विल शेयर ऑल द थिंग्स विद यू गाइस।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।